बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं फर्स्ट ईयर के 7वें चैप्टर का चौथा लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में आपने एप्लीकेशंस पढ़ी थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, दो हमने पढ़ी थी। तीसरी एप्लीकेशन में हमने डिफरेंट पैरामीटर्स का इफेक्ट देखना ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये इफेक्ट्स हम स्टडी करते हैं इन ली शैटलर प्रिंसिपल। आपके सामने लिखा हुआ है तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ली शैटलर प्रिंसिपल। ली शैटलर प्रिंसिपल के मुताबिक अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर हो और आप उसे डिस्टर्ब कर दें तो सिस्टम इस तरह बिहेव करता है कि उस डिस्टर्बेंस का असर कम से कम हो जाए या मिनिमाइज हो जाए या ख़त्म हो जाए। इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड द सिस्टम बिहेव इन सच अ वे टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ दैट डिस्टर्बेंस और दैट चेंज। तो अब हम इसका डिफरेंट पैरामीटर्स देखते हैं और हम देखते हैं कि ये सिस्टम को कैसे डिस्टर्ब करेंगे और सिस्टम कैसे उस डिस्टर्बेंस का असर खत्म करेगा। तो सबसे पहला फैक्टर जो हम देखना चाहते हैं वो है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। यानी कंसंट्रेशन की मदद से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को आप कम या ज्यादा करके सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और फिर सिस्टम उसको बिहेव करेगा ताकि वो डिस्टर्बेंस जो है वो खत्म हो जाए। तो आपके सामने पहले मैं एक रिएक्शन रखता हूं, फिर हम उसकी एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट करें, आपके पास ये रिएक्शन है A प्लस बी इंटू सी प्लस डी। आपने फर्ज करें स्टार्ट में लिया हुआ है, जब टाइम 0 है उस वक्त आपने ए की कंसंट्रेशन लिया है 10 ml, बी की कंसंट्रेशन भी लिया है 10 ml, और जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा था तो ज़ाहिर सी और डी दोनों 0 थे। और जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर पहुंचा है तो इक्विलिब्रियम टाइम पर ये भी 5 ml होगा, ये भी 5 ml, ये भी 5 ml और ये भी 5 ml। अब देख लें आपके सामने सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया है। अब हम इसको डिस्टर्ब करने लगे हैं, यानी दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं मैं इनके अमाउंट जरा बढ़ाने लगा हूं। अब देखें नई कंडीशन हमारे पास ये होगी, ये 7 7, ये 5 और 5। हमने सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दी है। अब इसको बैलेंस करने के लिए सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा ताकि इसकी थोड़ी सी अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और दोबारा इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। आप देख लें दोबारा इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट पीछे आएगा, रिएक्शन पीछे की तरफ चलेगा यानी रिवर्स डायरेक्शन में। इसी तरह अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं इक्विलिब्रियम पर तो रिएक्शन पीछे आना शुरू हो जाएगा, और अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं तो रिएक्शन आगे जाना शुरू हो जाएगा। तो 4 तरीके हैं कंसंट्रेशन की मदद से किसी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चलता है। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर आप निकाल लें फिर भी रिएक्शन रिवर्स चलना शुरू हो जाएगा, और अगर हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकाल लें तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। तो ये 4 तरीकों से आप इफेक्ट कर सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ये चारों तरीके आपके सामने डिस्कस हो गए हैं। अब मैं दूसरे फैक्टर की तरफ आ रहा हूं, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर के लिहाज से रिएक्शन की 2 किस्में होती हैं। एक होते हैं रिएक्शन एक्सोथर्मिक और दूसरे होते हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनकी कंप्लीशन पर हीट इवॉल्व होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं वो जब कंप्लीट होते हैं तो हीट एब्जॉर्ब होती है। तो दूसरा फैक्टर जो है जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसके लिए मैं आपको एक जनरल प्रिंसिपल बताऊंगा, फिर हम एग्जांपल की तरफ जाएंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मैं जनरल प्रिंसिपल आपको बता दूं कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जिसमें इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका हो, आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस साइड पे जाता है जिधर हीट एब्जॉर्ब होती है, और अगर आप टेम्परेचर लो करते हैं तो रिएक्शन उस साइड पे जाता है जिधर हीट इवॉल्व होती है या खारिज होती है। ठीक है, अब हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फर्ज करें यही रिएक्शन, इसी को हम ले लेते हैं A प्लस बी इंटू सी प्लस डी। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है, कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है? आगे डेल्टा H लिखा होगा।
वो देख लें, अगर वो पॉजिटिव है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और अगर वो नेगेटिव है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो मैं लिख रहा हूँ जी -92 किलो जूल पर मोल। अब आप देख लें डेल्टा एच के साथ नेगेटिव लिखा हुआ है, इससे आपको पता चल रहा है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। मैंने आपको पहले जनरल प्रिंसिपल बता दिया है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस साइड पे जाता है जिधर हीट एब्जॉर्ब होती है, और अगर हम टेम्परेचर लो करते हैं तो रिएक्शन उस साइड पे जाता है जिधर हीट इवॉल्व होती है। अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, और ये रिएक्शन चूंकि रिवर्सिबल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रिवर्स डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन पीछे जाएगा, और अगर आप टेम्परेचर लो करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जनरल प्रिंसिपल के साथ मैंने आपको बता दिया है। ये रिएक्शन था आपका एक्सोथर्मिक, और अगर आप इसे एंडोथर्मिक करना चाहते हैं तो इसे आप सिर्फ प्लस कर दें। जब आप इसे प्लस करेंगे तो अब ये रिएक्शन बन गया एंडोथर्मिक। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एंडोथर्मिक है, और जगह अगर हम टेम्परेचर लो करेंगे तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में ये एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस साइड पे जाता है जिधर वो एंडोथर्मिक होता है, और जब हम टेम्परेचर लो करते हैं तो रिएक्शन उस साइड पे जाता है जिधर वो एक्सोथर्मिक होता है। ये सिंपल वर्ड में आप ये भी अल्फाज जो है वो यूज कर सकते हैं। मैं तीसरे फैक्टर की तरफ आ रहा हूं, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, इसका एक जनरल प्रिंसिपल भी है, पहले वो देख लीजिएगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, ये जो तीसरा फैक्टर है प्रेशर और वॉल्यूम, ये सिर्फ उन रिएक्शंस पर एप्लीकेबल है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हो। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स सेम हो तो प्रेशर बढ़ाने से या वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन की केमिकल इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं आता, और ये ज्यादा एप्लीकेबल है गैसेस के लिए। मैं आपके सामने एग्जांपल भी गैस के रखने लगा हूं, N2 + 3H2 × 2NH3। अगर आप गौर करें इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हैं। रिएक्टेंट के 4 मोल्स हैं, 3 इसके हैं हाइड्रोजन के, 1 नाइट्रोजन का है, और प्रोडक्ट यानी अमोनिया के 2 मोल्स हैं। और आपने इसका कंसेप्ट सामने रखने के लिए आपने बॉयल्स लॉ को सामने लाना है। बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा था कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है। तो याद रखें, ऐसे रिएक्शन में जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हों और आप प्रेशर बढ़ाएं तो रिएक्शन उस साइड पे जाता है जिधर वॉल्यूम कम होता है। यानी इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के 4 मोल्स हैं और प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं। इसका मतलब है प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन इस साइड पे जाएगा, और अगर आप प्रेशर कम करेंगे तो रिएक्शन इस साइड पे जाएगा जिधर वॉल्यूम बढ़ता है। ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे का ऑपोजिट है, प्रेशर और वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ के मुताबिक। तो जनरली मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हो और आप प्रेशर अप्लाई करें तो रिएक्शन उस साइड पे जाता है जिधर वॉल्यूम कम होता है। तो वॉल्यूम कैसे कम होता है या कैसे ज्यादा होता है, ये आपने नंबर ऑफ मोल से पहचान लेना है। ये देख लें, यहाँ पर अमोनिया के 2 मोल हैं और रिएक्टेंट दोनों गैसेज हैं, इनके 4 मोल्स हैं। तो इधर आप देख लें वॉल्यूम कम है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कोई भी गैस एसटीपी पे जो वॉल्यूम घेरती है वो हमेशा कांस्टेंट होता है बाई 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो ऐसे रिएक्शंस पर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो रिएक्शन उस साइड पे जाता है जिधर उधर उसका वॉल्यूम कम होता है। तो वॉल्यूम इस साइड पे कम हो रहा है। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और अगर आप प्रेशर कम करेंगे तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। और अब लास्ट फैक्टर है उसको हम देख लेते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का इफेक्ट डायरेक्टली केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई नहीं होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम की वैल्यू चेंज नहीं होती कैटलिस्ट की मदद से, क्योंकि आप जानते हैं कैटलिस्ट जो होते हैं ये रिएक्शन को सिर्फ तेज करते हैं, ये रिएक्शन को में खुद आसानी लेते हैं। तो इससे केमिकल इक्विलिब्रियम की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये होता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम आपको जल्दी अचीव हो जाता है। अगर वो 6 घंटे में अचीव होना हो तो हो सकता है वो आपको 2 मिनट में अचीव हो जाए। तो डायरेक्टली कैटलिस्ट का केमिकल इक्विलिब्रियम की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना फर्क होता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाता है। तो ये हमारा है ली शटलियर प्रिंसिपल। ली शटलियर प्रिंसिपल हमें बताता है
कि इन कंडीशंस को आप चेंज करके कैसे रिएक्शन को आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में धकेल सकते हैं और कैसे इन कंडीशन को चेंज करके हम रिवर्स डायरेक्शन में भेज सकते हैं। अब ये जो जितनी भी आपने नॉलेज पढ़ी है इसकी हमारी इंडस्ट्रीज में काफ़ी इसकी एप्लीकेशन होती हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में हमें ज़रूरत होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार करें और वहाँ पर कई ऐसे रिएक्शन होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, जैसे ये अमोनिया की फॉर्मेशन है, ये हैपर प्रोसेस है और आपको पता है कि ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और अगर आपने यहाँ से प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना हो तो आपने रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में धकेलना है। तो यहाँ पर जो आपने नॉलेज हासिल की है उसकी बेसिस पर हम रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में धकेल सकते हैं। आपका जो नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक आएगा उसमें हम इसको, ये जो ली शटल प्रिंसिपल की नॉलेज है, इसको हम इंडस्ट्री पे अप्लाई करेंगे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल करेंगे। थैंक यू।